पिछले क्लास में हम लोग आवेशों के बारे में अध्ययन किए थे और उसके वर्गीकरण के बारे में अध्ययन किए थे। अब हम लोग उन्हीं आवेशों के बारे में अध्ययन करेंगे। आवेश, जैसा कि हम लोग पीछे देखे कि आवेश होता है और कैसे उत्पन्न होता है और उसका इलेक्ट्रॉनिक मॉडल देखे। अब यहाँ पर आवेश क्या हो सकता है? आवेश किसी ऑब्जेक्ट पे चल भी सकता है और किसी आवेश पर वो स्थिर भी रह सकता है। तो इस दो गुण के आधार पर कि आवेश किसी ऑब्जेक्ट पे चल भी सकता है और आवेश किसी ऑब्जेक्ट पे स्थिर भी रह सकता है, इसी गुण के आधार पर आवेशों को, जो आवेशों का यह गुण था, इसके आधार पर दो भागों में इस विद्युत्की को बांटा गया, जिसमें पहला जो पार्ट है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उस पार्ट को हम लोग कहते हैं विद्युत स्थैतिकी। उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो विद्युत स्थैतिकी, अर्थात इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भौतिकी की वह शाखा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भौतिकी की वह शाखा है जिसके द्वारा हम किसी ऑब्जेक्ट पर जब आवेश स्थिर रहते हैं उसके गुणों का अध्ययन करते हैं, तो उसे हम लोग विद्युत स्थैतिकी कहते हैं। भौतिकी की वह शाखा जिसके कारण हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पर स्थिर आवेशों के गुणों का अध्ययन करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत स्थैतिकी कहते हैं। तो हम लोगों का अब शुरू होता है विद्युत स्थैतिकी। अब हम इसी वैद्युत गुण के आधार पर पदार्थों के वर्गीकरण। अच्छा, एक चीज हम लोग यहाँ पर पहले और देख लेंगे कि वैद्युत स्थैतिकी जो हुआ, इसमें आया कि आवेश स्थिर भी रह सकता है उस ऑब्जेक्ट पर, स्थिर वह चल भी सकता है। अब बात ये आती है कि किसी भी वस्तु पर कितना आवेश हो सकता है, कि कम से कम किसी पदार्थ पर कितना आवेश रह सकता है। तो उसके लिए हम देखेंगे, जैसे अभी हम लोग पीछे देखें कि कोई भी एटॉमिक मॉडल के आधार पर दिखाया गया कि हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वह किससे बनता है? अणुओं से बनता है, परमाणुओं से बनता है। परमाणु में क्या होते हैं? तो एक नाभिक होता है जिस पर क्या होता है? धनावेश होता है, और इसके चारों तरफ क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करता है। अब यहां से हम लोग पीछे देखे थे कि जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन कम से कम हो सकते हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन, जब हम इसको फ्रिक्शन किए थे तो यहां से इलेक्ट्रॉन इस पर जाता है। अब घर्षण बिहेवियर अगर हम देखें तो घर्षण बिहेवियर के आधार पर कितना आवेश इस पर स्थानांतरित हो सकता है? तो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन, कम से कम कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है? तो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, एक से कम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो इसी के आधार पर एक और नाम आया, एक छोटा सा प्रॉपर्टी था, उसको हम लोग कहते हैं आवेशों का क्वांटीकरण। उसको कहते हैं हम लोग आवेशों का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसको कहते हैं हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है कि कब किसी भी ऑब्जेक्ट पर न्यूनतम आवेश जो होते हैं उसी को हम लोग कहते हैं आवेशों का क्वांटीकरण। अर्थात किसी ऑब्जेक्ट पर टोटल चार्ज क्या होंगे? तो Q इक्वल टू एन क्या है? तो एन बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एन क्या है? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो इस तरह से कितना आवेश ट्रांसफर हो सकता है? तो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, अर्थात एक आवेश ट्रांसफर हो सकता है। तो इसे हम कहते हैं आवेशों का क्वांटीकरण। कि आवेशों का क्वांटीकरण क्या है? तो किसी भी आवेशित वस्तु पर न्यूनतम आवेश की मात्रा को ही आवेशों का क्वांटीकरण कहते हैं। तो कितना आवेश न्यूनतम हो सकता है? तो Q इक्वल टू N। अब इसी आवेशों के बिहेवियर के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण किया गया। इन्हीं आवेशों बिहेवियर के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण किया गया। तो कितने प्रकार के पदार्थ बने? पदार्थों का वर्गीकरण, पदार्थों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस,
सब्सटेंस। तो किसके आधार पर? तो वैद्युत बिहेवियर के आधार पर, वैद्युत गुणों के आधार पर, वैद्युत व्यवहार के आधार पर पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया। तो इस पदार्थों का जो बंटवारा हुआ, ये पदार्थ 4 प्रकार के पाए गए, जिसमें पहला आता है चालक, दूसरा क्या आता है? तो अचालक, तीसरा आता है अर्धचालक, तीसरा आता है अर्धचालक, और चौथा आता है तो श्रेष्ठ चालक, इसको कहते हैं हम लोग श्रेष्ठ चालक। मतलब इसका कंडक्टर, इसको कहते हैं हम लोग इंसुलेटर, इसको कहते हैं हम लोग सेमीकंडक्टर, और इसको कहते हैं हम लोग सुपर कंडक्टर। तो इस तरह से देखें तो पदार्थों का कुछ क्लासिफिकेशन हुआ, और वो पदार्थों का क्लासिफिकेशन 4 प्रकार के हो गए: चालक, अचालक, अर्धचालक और श्रेष्ठ चालक। चालक क्या होते हैं? तो चालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें आवेश बहुत आसानी से चल सकता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कई पदार्थ ऐसे होते हैं जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से होता है, कुछ ऐसे होता ही नहीं है। तो ये चालक पदार्थ क्या होते हैं? तो चालक पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें आवेशकों का जो प्रवाह होता है वो बहुत ही आसानी से होता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? चालक पदार्थ कहते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे हम लोग देखें तो सिल्वर ले सकते हैं, एल्यूमिनियम ले सकते हैं। ये सब क्या है? तो ये सब बहुत ही इसमें धारा का प्रवाह, इसमें आवेशों का प्रवाह बहुत ही आसानी से होता है। दूसरा आता है अचालक पदार्थ। अचालक पदार्थ क्या है? तो अचालक पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, अर्थात उसमें आवेश चल ही नहीं सकता। ऐसे पदार्थ जिसमें आवेश चल ही नहीं सकता, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अचालक कहते हैं। अब यहां देखो अचालक क्या है, तो जैसे हम लोग देख सकते हैं कागज है, कागज अचालक पदार्थ है, लकड़ी अचालक पदार्थ है, या प्लास्टिक ले सकते हैं, प्लास्टिक अचालक पदार्थ है। तो ये सब क्या है? अचालक पदार्थ है। जितना जरूरी चालक है, जितना जरूरी वैद्युत बिहेवियर में, वैद्युत गुणों में, वैद्युत पदार्थों में या आवेशों की प्रवाह के लिए जितना जरूरी यह चालक पदार्थ होता है, उतना ही जरूरी अचालक पदार्थ भी होता है। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें कि पावर हाउस से हमारे घरों तक लाइट आ रही है। अब लाइट पावर हाउस से हमारे घरों तक आ रही है, तो कैसे आ रही है? तो क्या है, पावर हाउस से लेकर हमारे घरों तक बहुत लंबे तार दौड़ाए गए हैं, और तार के साथ साथ क्या दौड़ाए गए हैं? बीच बीच में पोल लगाए गए हैं। अब यहां देखते हैं कि अगर इस पोल पर देखिए, 2 पोलों के बीच क्या लगा है? तो एक तार लगा है। अब यहां पर अगर देखेंगे तो यहां पर एक अचालक पदार्थों से बंधा होता है, यहां पर एक अचालक पदार्थों से बंधा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर अचालक पदार्थ नहीं होते तो यह आवेश इस पर से होकर के इस पोल के द्वारा कहां चला जाता? तो पृथ्वी में चला आता, और हमारे घरों तक आवेश या कह सकते हैं वैद्युत आता ही नहीं। इसीलिए जितना जरूरी हमारा चालक पदार्थ है, उतना जरूरी अचालक पदार्थ भी वैद्युत प्रवाह के लिए जरूरी होता है। तीसरा आता है अर्धचालक। अर्धचालक क्या होते हैं? तो अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें धारा का प्रवाह बहुत ही मामूली रूप से होता है। ऐसे पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह या कह सकते हैं आवेशों का प्रवाह बहुत ही कम होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। जिसके एग्जाम्पल क्या है? जर्मेनियम और सिलिकॉन। तीसरा है सुपर कंडक्टर। क्या है? तो सुपर कंडक्टर अभी जाकर के आया है, एक नया सर्च हुआ है। ये नए रिसर्च में श्रेष्ठ चालक क्या कहते हैं कि यह ऐसे एट द रूम टेम्परेचर इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो 0 होता है। ये क्या है?
ऐसे पदार्थ जिसका सामान्य ताप पर या कमरे के ताप पर इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, शून्य होता है, अर्थात इसमें धारा बहुत तेजी से प्रवाहित हो सकती है, अर्थात यह इसमें कोई भी प्रतिरोध होता ही नहीं है। तो ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, श्रेष्ठ चालक कहते हैं। अब इसी में अचालक में एक पदार्थ और आता। अब इसमें देखते हैं पहली बात गुण क्या है। तो चालक का गुण क्या है, चालकता। चालक का गुण क्या है, तो चालकता है। अचालक का गुण क्या है, तो वैद्युत रोधकता है। वैद्युत रोधकता है, अर्थात वैद्युत रोधकता का मतलब कि आवेशों के चलने में ये अवरोध उत्पन्न करता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत आरोधकता कहते हैं। तो इस तरह से हम देखें कि वैद्युत बिहेवियर के आधार पर पदार्थों का कुछ वर्गीकरण हुआ, जिसमें आए क्या कि चालक पदार्थ क्या है। तो चालक पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें वैद्युत धारा का प्रवाह या कह सकते हैं आवेशों का प्रवाह बहुत आसानी से होता है, अर्थात इसमें आवेश या इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। दूसरा आता है अचालक पदार्थ क्या होते हैं। तो अचालक पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें वैद्युत धारा का प्रवाह होता ही नहीं है, अर्थात इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पाई ही नहीं जाती, तो उसे हम क्या कहते हैं, अचालक पदार्थ कहते हैं। तीसरा पॉइंट आता है अर्धचालक क्या है। तो अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें धारा का प्रवाह बहुत कम होता है, अर्थात उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। अगला आता है श्रेष्ठ चालक क्या है। तो श्रेष्ठ चालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें कह सकते हैं कि उसमें रेजिस्टेंस होता ही नहीं है, कमरे के ताप पर उसका प्रतिरोध शून्य होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, श्रेष्ठ चालक कहते हैं। एक नाम आता है इसमें अचालक ही, एक ऐसा अचालक में एक और पदार्थ आता है जिसको हम लोग कहते हैं परावैद्युत पदार्थ। इसमें क्या कहते हैं, इसको हम लोग परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। परावैद्युत पदार्थ क्या है, यह एक अचालक पदार्थ ही है, इसमें कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता, परंतु फिर भी ये वैद्युत प्रभाव दिखाते हैं। फिर भी ये जब हम इसे किसी वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो ये वैद्युत प्रभाव दिखाते हैं, तो ऐसे पदार्थ को हम लोग परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। तो परावैद्युत पदार्थ क्या हो गया इसमें, परावैद्युत पदार्थ एक ऐसा पदार्थ है जो बिना वैद्युत चालन के वैद्युत प्रभाव प्रकट करता है, वैद्युत प्रभाव दर्शाता है, उसको हम लोग कहते हैं परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। तो ये हो गया पदार्थों का वर्गीकरण, किसके आधार पर, तो वैद्युत बिहेवियर के आधार पर। अब इसमें आता है, तो ये तो हो गए पदार्थों की बात हो गई। अब इसी पदार्थों के आधार पर जैसा कि हम लोग देखें कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर कोई आवेश आ जाता है, पीछे हम लोग एक्सपेरिमेंट पिछले लेक्चर में देखे थे कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी मैटर पर आवेश आ जाता है तो वह किसी अन्य ऑब्जेक्ट को या तो अपनी तरफ खींच लेता है या उसको धक्का देता है, अर्थात उसमें या तो उसको आकर्षित कर लेता है या तो फिर वह उसको प्रतिकर्षित करता है। अब बात ये आती है कि इसमें जो यह खींचने का गुण आ गया और या धक्का देने का गुण आ गया, मतलब उसमें आकर्षण का बल है, उसमें प्रतिकर्षण का बल है, यह किस पर डिपेंड करता है, इसको हम लोग कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए कूलाम ने एक्सपेरिमेंट किया और कूलाम ने इसके लिए एक नियम दिया जिसको हम लोग कहते हैं कूलाम का नियम। कूलाम ने बताया कि अगर कोई दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, कोई भी दो चार्ज पार्टिकल हैं और वह दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हैं, इस पर चार्ज मान लेते, इस पर चार्ज Q1 है, इस पर चार्ज Q2 है, दोनों पर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकते हैं, दोनों पर निगेटिव चार्ज भी हो सकते हैं, एक पर पॉजिटिव भी हो सकता है, दूसरे पर निगेटिव भी हो सकता है। तो इनके बीच क्या लगेगा, तो इनके बीच बल लगेगा। Q2 वाला Q1 पे बल लगाएगा, Q1 वाला कहां बल लगाएगा, तो Q1 वाला Q2 पर बल लगाएगा। Q1 वाला बल Q2 पर और Q2 वाला बल Q1 पर। अच्छा, इसके पहले हम लोग एक चीज और समझ लेते हैं कि इसमें बल रेखाएं कैसी होती हैं। तो जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, इसमें बल रेखाएं चारों तरफ, अपने चारों तरफ बल रेखाएं बाहर की तरफ निकालती हैं। इसमें जो बल रेखाएं होती हैं ये क्या होती हैं, बाहर की तरफ निकलती हैं।
पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स में जो होते हैं उसमें जो बल रेखाएं होती हैं ये बाहर की तरफ निकलती हैं, उसके चारों तरफ। जैसे एक बल्ब जला देते हैं और उसके चारों तरफ क्या होती है, प्रकाश की किरणें निकलती हैं, सेम उसी तरह से ये जो बल रेखाएं होती हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से बाहर की तरफ निकलती हैं। और जो निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स में चारों तरफ से बल रेखाएं अंदर की तरफ आती है। निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स में क्या होते हैं, बल रेखाएं अंदर की तरफ आती हैं, और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से जो बल रेखाएं होती हैं या बाहर की तरफ निकलती हैं। तो ये चीज है, ये चीज हम लोगों को ध्यान देना है कि जब भी कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा तो उससे बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलेंगी, निगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा तो उससे बल रेखाएं अंदर की तरफ होंगी। तो अब आप चलते हैं कि इस तरह से अगर ये जिसमें बल रेखाएं होंगी तो बाहर की तरफ निकलेंगी, और दो निगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा तो बल रेखाएं अंदर की तरफ जाएंगी। तो यहां पर भी एक चार्ज है, यहां पर भी एक चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे पर बल लगाएंगे। अब उस बल का मान क्या है, वह बल एक दूसरे से जुड़ सकता है, एक दूसरे से घट सकेगा, या दोनों का एक दूसरे में गुणा होगा, या दोनों में एक दूसरे का भाग होगा। तो कूलाम ने बताया कि इनके बीच जो भी बल लगेगा वह बल क्या होगा, तो उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है, इनके बीच जो भी फोर्स लगेगा वह फोर्स इनके चार्ज के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब अगर इसके पॉजिटिव हो दोनों निगेटिव हो, एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो, तो उनके पॉजिटिव निगेटिव से कोई मतलब नहीं है। चाहे दोनों पॉजिटिव हो, चाहे दोनों निगेटिव हो, चाहे एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो, हमारे पॉजिटिव निगेटिव से मतलब नहीं है, हमें केवल उसके परिमाण से मतलब है कि 5 कूलाम है कि 3 कूलाम है, 4 कूलाम है। तो इस तरह से हमें केवल उसके परिमाण से मतलब है, उसके प्रॉपर्टी से मतलब नहीं है। तो इस तरह उन्होंने बताया कि जो यह फोर्स होगा वह फोर्स होगा क्या, तो इन दोनों के आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, और साथ में इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हम लोग प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं, जैसे जैसे इन चार्ज पार्टिकल को दूर ले जाएंगे उनके बीच का बल कम होगा, और जैसे जैसे इनके बीच चार्ज पार्टिकल को पास लाएंगे तो उनके बीच का बल अधिक होता जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि यह जो फोर्स होगा वह फोर्स क्या होगा, तो वह फोर्स उनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इन दोनों इक्वेशंस को मिला दे, तो इन दोनों को इक्वेशंस को मिलाएंगे तो यह प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएं तो F इज इक्वल टू हो गया क्या, K इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब कूलाम ने देखा क्या कि इसकी जो वैल्यू होती है, K की जो वैल्यू होती है, वह K की वैल्यू क्या होती है, तो K की वैल्यू हम लोग रखे क्या, K की वैल्यू हम लोग क्या रखे, तो K की वैल्यू देखेंगे हम लोग कैसे लाएंगे। अब यहां देखते हैं कि जैसे बताया कि कोई एक चार्ज पार्टिकल है तो कुछ चार्ज पार्टिकल से बल रेखाएं चारों तरफ निकलेंगी, चारों तरफ, अर्थात एक स्पीयर के रूप में होगा, एक गोले के रूप में होगा, और एक गोले के चारों तरफ निकलेंगी। अब गोले की तरफ निकलेंगी तो अगर हम उन सभी का एक एंगल देखें तो वह एक स्टेरेडियन बनता है, एक घनकोण बनता है। जैसे हम लोग प्लेन एंगल पढ़े हैं, प्लेन एंगल पढ़े हैं तो उसका टोटल वैल्यूएशन, एक मैक्सिमम वैल्यूएशन कितना होता है, तो 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री। उसी तरह से इसके चारों तरफ जो बल रेखाएं निकलेंगी, उस बल रेखाओं की, जैसे बताया कि एक चार्ज पार्टिकल है तो इससे बल रेखा इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, नीचे भी आएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, और इधर भी जाएगी, अंदर की तरफ भी जाएगी, और बाहर की तरफ भी इस तरह से निकलेगी, अंदर की तरफ जाएंगी, अर्थात चारों तरफ से निकलेंगी। जब चारों तरफ से निकलेंगी तो इसको हम लोग अगर एक कोण बनाएंगे तो इसको घन कोण कहते हैं, अर्थात सॉलिड एंगल कहते हैं। जिस तरह से प्लेन एंगल की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 2 पाई होती है, उसी तरह से किसी भी सॉलिड एंगल की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 4 पाई होती है। मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है सॉलिड एंगल की, तो सॉलिड एंगल की मैक्सिमम वैल्यू 4 पाई होती है। कितनी होती है, तो किसी भी घन कोण का अधिकतम मान 4 पाई होता है। अब यहां से देखें तो यहां से देखेंगे तो इसके चारों तरफ जो बल रेखाएं निकलेंगी कोणीय रूप में निकलेंगी, और कोणीय रूप में निकलेंगी तो एक अगर चारों तरफ से एक चार्ज पार्टिकल से फोर्स कितना हो सकता है, तो 4 पाई में हो सकता है। अब अगर इस दोनों चार्ज पार्टिकल को देखें तो इसमें एक लीनियर पार्ट है,
एक क्या है, एक लीनियर पार्ट है। तो यहां पर इस फोर्स की कितनी वैल्यू हो सकती है, तो इस फोर्स में अगर देखें तो एक वैल्यू, इसका एक वैल्यू, अर्थात अगर इसका मान देखेंगे तो यहां पर जो फोर्स हो सकता है वो 1/4 पाई हो सकता है। कितना फोर्स होगा, 1/4 पाई होगा। और दूसरा देखो, अभी एक तो एक हो गया कि कितना फोर्स वहां से जाएगा, तो 1/4 पाई फोर्स होगा, क्योंकि फोर्स जो निकलेगा वो चारों तरफ से बल रेखाएं होंगी। और यहां पर देखेंगे तो ये एक दूसरे से केवल एक रेखा के द्वारा जुड़ी हुई हैं, तो चारों तरफ से तो वहां नहीं पहुंच रहा है, तो कितना पहुंचेगा, तो कितना पार्ट पहुंचेगा, तो 1/4 पाई पार्ट पहुंचेगा। अब दूसरा देखो, दूसरा देखेंगे कि जैसे अगर हम इसके बीच कोई पदार्थ रख दें, मान लो इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच कोई पदार्थ रखते हैं, तो क्या बल रेखा उतनी तेजी के साथ जाएगा, तो नहीं जाएगा। क्या होगा, तो कुछ इस पदार्थ के द्वारा रोक लिया जाएगा और कुछ यहां से यहां तक पहुंचेगा। जैसे हम लोग कहे कि मान लो पानी है, हम वायु में है, कोई रोकने वाला नहीं है, तो हम तेजी से दौड़ सकते हैं। पानी में कहे दौड़ने के लिए तो थोड़ा उससे कम दौड़ेंगे, रेत में कह दे दौड़ने के लिए उससे और कम दौड़ना शुरू कर देंगे। तो क्या हो रहा है, तो हो ये रहा है कि जो ये पानी है ये हमारे रोकने का विरोध कर रहा है, या जो रेत है या हमारे रोकने का विरोध कर रहा है। उसी तरह से जब किन्हीं दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच हम कोई सब्सटेंस रख देते हैं तो वह सब्सटेंस भी क्या करता है, तो वह सब्सटेंस भी उनके बल रेखाओं के जाने का एक विरोध करने लगता है। अर्थात कुछ को वह अवशोषित कर लेता है, कुछ को वह जाने देता है। तो जो यह अवशोषित करता है उसको हम लोग शीलता कहते हैं। और यहां पर चूंकि इलेक्ट्रिक पढ़ रहे हैं तो इसको विद्युतशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युतशीलता। अर्थात किसी भी पदार्थ के द्वारा बल रेखाएं जाएंगी कितनी रुकेंगी, यह उसके वैद्युतशीलता के द्वारा निरूपित होता है। तो उस वैद्युतशीलता को हम लोग किससे निरूपित करते हैं, तो एप्सिलॉन से निरूपित करते हैं। उस वैद्युतशीलता को किससे निरूपित करते हैं, तो उस वैद्युतशीलता को हम लोग एप्सिलॉन से निरूपित करते हैं। अब यहां पर क्या मिला हम लोगों को यह मिला कि किसी भी पदार्थ की वैद्युतशीलता जितनी अधिक होगी वह उतना रोकेगा, और जितना कम होगा उतना ही उससे पास होगा। अर्थात इस फोर्स की जो वैद्युतशीलता होगी वह वैद्युतशीलता उसकी वैद्युतशीलता उसके फोर्स के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब अगर इन दोनों को मिला दे तो हमारा कांस्टेंट क्या बन गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। क्या बन गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इसलिए उन्होंने इस कांस्टेंट की जगह पर कूलाम ने क्या रख दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R²। क्या बना दिया उन्होंने इसकी जगह पे, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R²। यहां पर देखो एप्सिलॉन 0 क्यों है, एप्सिलॉन 0 का मतलब निर्वात में है, यहां पर कोई भी सब्सटेंस नहीं है, यहां पर कोई भी सब्सटेंस नहीं है। जब सब्सटेंस नहीं है तो इसको एप्सिलॉन 0 पढ़ते हैं या एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन 0 या